नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़। जब भी किसी की जुबान पर आता है तो सिर्फ एक और कारण वहां होता है चर्चा में आने का, होती है नक्सलवादी घटना। और इस राज्य की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो नक्सल आतंकवाद ही है। साल दर साल नक्सली वारदात को अंजाम दिया करते हैं। बस बदलती है तो सिर्फ शहीद जवानों की गिनती, जो कभी इलाकाई लोगों में कोहराम की तस्वीर और कभी किसी और तरह से जगह का नाम बदल जाता है, लेकिन नक्सलवादी आतंक का आलम वहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने एक बार फिर बड़े हमले को अंजाम दिया है। इस हमले में हमने सीआरपीएफ के 2 अधिकारियों समेत 13 जवान खो दिए हैं। महज 14 साल पहले अस्तित्व में आए इस छोटे से राज्य के दामन में देश के सबसे बड़े नक्सली हमले के दाग लगे हुए हैं। सरकार हर हमले के बाद करारा जवाब देने की बात तो करती है, हर हमले के बाद हंगामा होता है, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकलता। देश के किसी राजनीतिक दल के नेताओं पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला दरभा घाटी में हुआ। 25 मई 2000 का दिन छत्तीसगढ़ की राजनीति के इतिहास का सबसे काला दिन बन गया। नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल समेत 30 से ज्यादा नेताओं की बर्बर हत्या कर दी और हमले में घायल पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल की भी 17 दिनों बाद मौत हो गई थी। 6 अप्रैल 2010 की तारीख छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक और काली तारीख थी। नक्सलियों ने ताड़मेटला में एम्बुश लगाकर सीआरपीएफ के 76 जवानों को अपना निशाना बनाया। सीआरपीएफ के 120 जवान सर्चिंग के लिए निकले थे और उनके वापस लौटने के रास्ते में एम्बुश लगाकर बैठे 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने ब्लास्ट करके जवानों पर हमला कर दिया और जवान संभल पाते इससे पहले ही नक्सलियों ने एम्बुश के पीछे से अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। घंटों चली इस मुठभेड़ में 76 जवान शहीद हुए और 8 नक्सली मारे गए। मई 2013 में जिस तरह कांग्रेस नेताओं पर हमला हुआ था, उसी के पास 11 मार्च 2014 को नक्सलियों ने 15 जवानों को अपना निशाना बनाया। झीरम कांड के ठीक एक महीने बाद 12 अप्रैल 2014 को बीजापुर और दरभा घाटी में आईईडी ब्लास्ट में 5 जवानों समेत 14 लोगों की मौत हुई। दूसरा हमला ठीक 1 घंटे बाद बीजापुर से 100 किलोमीटर दूर जगदलपुर जिले के दरभा घाटी में हुआ। नक्सलियों ने कामनार के करीब एक एम्बुलेंस को विस्फोट से उड़ा दिया और एम्बुलेंस में सवार सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों द्वारा एम्बुलेंस को निशाना बनाने का यह पहला मामला था। नवंबर में कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के वाहन पर हमला। मई में सुकमा में दूरदर्शन केंद्र पर हमला और इसमें 4 जवान शहीद हुए। मई में तत्कालीन महिला और बाल विकास मंत्री लता उसेंडी के वाहन पर हमला। अप्रैल में संसदीय सचिव महेश गागड़ा के काफिले पर हमला और जनवरी में विधायक भीमा मंडवी के काफिले पर हमला। 2011 अक्टूबर में बीजेपी विधायक डमरूधर पुजारी के घर पर हमला। अक्टूबर में ही बस्तर में 6 सुरक्षा कर्मियों की हमला और अगस्त में माओवादियों ने हमले में 11 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। जुलाई में दंतेवाड़ा में 10 पुलिसकर्मियों की हत्या और जुलाई में ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल के काफिले पर हमला। 26 सितंबर को बीजेपी सांसद बलिराम कश्यप की जगदलपुर में हत्या। जुलाई में मदनवाड़ा में सुरंग विस्फोट कर राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे सहित 28 सुरक्षा कर्मियों की हत्या। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो एक झलक थी छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ साल में हुए आतंकवादी हमलों की, जिसके अंदर कई
पुलिसकर्मी मारे गए हैं, कई सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मारे गए हैं। बहरहाल इस मसले पर हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता रमाकांत तिवारी हमारे साथ हैं, और साथ ही पंजाब के आईजी रहे और रैपिड एक्शन फोर्स के चीफ रहे सी पॉल हमारे साथ हैं, और सीपीआई के नौजवान नेता अमीर जामी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले पॉल साहब से जानने की कोशिश करते हैं। पॉल साहब, एक लंबा तजुर्बा रहा है आपका आतंकवाद से निपटने का। पंजाब में एक जब भी नाम आता है तो आपका नाम सुर्खियों सुनहरे हरफों में लिखा जाता है। किस तरह आपने पंजाब में कंट्रोल किया, क्या वजह है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली जो है वो काबू में नहीं आ रहे हैं? क्या सरकार की कोई पॉलिसी में कमी है, या सिक्योरिटी फोर्सेस की रणनीति में कमी है? क्या वजह है, या विल पावर में कहीं कमी है? पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि आजकल के दौर के अंदर काउंटर टेररिस्ट जो स्ट्रेटजी होती है उसके लिए कई एक फैक्टर्स होते हैं। चाहे उसको इकोनॉमिक फैक्टर भी कह सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लीगल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, टेरेन के फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और इन्फोर्समेंट एजेंसीज की वीकनेस के भी फैक्टर हो सकते हैं। इन सब फैक्टर्स को मद्देनज़र रखकर इनका कोऑर्डिनेटेड जब तक मजबूर करके इसको ना समझा जाए तब तक आप ये कभी नहीं समझ सकते टेररिज्म कंट्रोल क्यों नहीं हुआ या नेक्स्ट लाइन टेररिज्म क्यों कमज़ोर नहीं हुआ। अब जब हम एक चीज़ की बात करते हैं तो उस वक्त ये कह दिया जाता है कि साहब जो टेरेन वहाँ बहुत बुरी है, बहुत ही बुरी टेरेन है, हम भी जानते हैं। उस टेरेन के अंदर एक जैसे दूसरी जगह पता लगता आदमी को जाने का। कई दफ़ा कहेंगे कि वहाँ पे लीगल जो पावर्स हैं हमारे पास अच्छी नहीं, ठीक है, वो भी हम जानते हैं। सो मेरा कहने का मतलब है जब का इनका मजबूर आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ सकते कि ये क्यों कंट्रोल नहीं होता। मेरे ख्याल में मेजर चीज़ जो कंट्रोल करने की इसमें है, हम सब जब बात करते हैं टेररिज्म की साथ ही हम ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज़ ले आते हैं। जब कंट्रोल करना चाहते हैं टेररिज्म, साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, ये इकोनॉमिकली जो बहुत पिछड़े हुए जाती है इनको ऊंचा उठाना चाहिए, या यहाँ पे वायलेशन एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रही है। ये सब चीज़ें जब आती है तो फोर्सेस का मोरल दूसरी तरफ चला जाता है। दूसरी बात, आप जहाँ भी देखिए, जहाँ भी आपने काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी को ऊपर राइड किया, जो ही आप राइड करते हैं तो पॉलिटिकल एटमोसफियर ये क्रिएट हो जाता है कि सब कुछ कंट्रोल में हो गया, कुछ नहीं, अब उनके साथ समझौता करने की बातें शुरू हो जाती हैं। वो उस पीरियड को वो रिवाइवल ले लेते हैं। यही नॉर्थ ईस्ट में होता था। जब हम ऊंचे जाते थे, जब हमारी काउंटर फोर्सेस ऊपर बढ़ जाती थी तो उनकी तरफ से समझौते की बात शुरू हो जाती थी और पॉलिटिकल पावर्स ने उसकी शांति की डायलॉग शुरू होती थी। तो ये जो चीज़ है इसमें आपको बड़ी क्लिनिकल ऑपरेशन करनी पड़ती है, क्लिनिकल ऑपरेशन करनी बड़ी पड़ती है, क्लिनिकल जो कि नहीं हो रही है। हाँ। रमाकांत जी, लगातार बीजेपी की सरकार है वहाँ पर छत्तीसगढ़ में, और जितने हमले हुए हैं बार बार ये बात आती है कि जहाँ की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मसला है ये भी। तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है इसको लेकर? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि छत्तीसगढ़ सरकार नाकाम है। वो दरअसल ये समस्या जो है बड़ी गंभीर है, और ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम मैं इसे नहीं मानता है। ये बेसिकली एक सिक्योरिटी इशू है। इसमें बहुत सी एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं। प्रश्न ये उठता है कि उनको आर्म्स अभी तक कहाँ से मिलते रहे, उनको फाइनेंस कहाँ से मिलता रहा। स्वाभाविक है लीकेज पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं से उनका ओवरसीज़ कॉन्टैक्ट्स हैं, आर्म्स की स्मगलिंग होती है, और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में, पॉलिटिकल सेटअप में, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में डेफिनेटली मोल्स हैं जिनके कारण उनको ये सारी सपोर्ट मिलती रही है। अभी केंद्र में जो सरकार बदली है उसके बाद से सिनेरियो काफ़ी चेंज हुआ है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में न्यूज़ आई थी, इन लोगों की वो हालत हो गई है कि बुलेट्स नहीं है इनके पास फायर करने के लिए। बीमार जो नक्सलाइट्स हैं, मेडिसिन खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। हम ये नहीं कहते कि समस्या का पूरी तरह से निदान हो गया है, लेकिन टू अ ग्रेट एक्सटेंट प्रॉब्लम जो है कंट्रोल में है। और ये अभी जो 2 दिन पहले जो ये घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, हमें इससे बहुत कष्ट हुआ है। लेकिन मैं इसे समझता हूँ कि देखिए, दीपक बुझने के पहले एक बार बड़ी तेज़ी से जलता है। तो हमारी जो सरकार की स्ट्रेटजी है, जिस मार्ग पे चल रहे हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस को रीइंफोर्स किया जा रहा है, और इनके लिए रिहेबिलिटेशन पैकेज में भी कंडीशन है कि हम आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, आप सरेंडर करेंगे तभी हम आपके लिए कुछ करेंगे। तो इस प्रकार की मैं मानता हूँ कि ये जो नीति जो ओवरऑल पॉलिसी इश्यूज जो इन्होंने बनाया है,
स्ट्रेटेजाइज किया है वो सही दिशा में है और बहुत जल्दी ही इस समस्या का पूरी तरह से निदान हो जाएगा। अमीर जामी साहब, आप किस तरह से इसको देखते हैं? जो तिवारी जी ने बात कहा, कितना सहमत है? क्या मामला समस्या के समाधान की तरफ बढ़ रहा है या समस्या और विकराल रूप लेती जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही संजीदा मसला है और इस पर बहुत ही सीरियस किस्म की डिबेट होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग टेलीविज़न पे बैठें और एक दूसरे पर आक्षेप लगाएं, तो इससे समस्या का हल नहीं होगा। आप हिंदुस्तान में किसी भी तरह की अगर आप समस्या देख लें, जैसे मसलन पंजाब में खालिस्तान का मूवमेंट था, उनका मकसद था कि वो खालिस्तान का स्टेट बनाएंगे। कश्मीर में कश्मीर का जो टेररिज्म था, उनका एक मकसद था कि साहब हम आज़ादी चाहते हैं। इस नक्सली और माओवादी हिंसा में हमारी अपनी पार्टी के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग, मतलब अनगिनत लोग इसमें मारे गए हैं माओवादियों के हाथों। हम भी लड़ रहे हैं वहाँ पर। लेकिन मेन बात यह है कि ये जो नक्सली पूरी जो ताकतें हिंदुस्तान में आज उभर रही हैं, जो एक असंतोष जो पूरा फैल रहा है, उसके पीछे मुख्य बिंदु क्या है? क्या वो कोई नक्सल इंडिया बनाना चाहते हैं? क्या वो कोई माओवादी इंडिया बनाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से आज तक अभी उन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया है जिसमें वो क्लेम करें कि साहब आप मतलब ये नहीं करिए। मेन मुद्दा सर ये है कि जो ये देखा जा रहा है कि हमारे ही देश के वो जवान हैं, सीआरपीएफ के जो जवान हैं, हमारे देश के किसानों के, मजदूरों के बेटे हैं, हमारे गांव के लोग हैं, और वो जो सुकमा में, दांतेवाड़ा में या छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, आंध्रा में, वो जो इंटीरियर में वो जो सारे लोग हैं जहां तक आज हम बिजली पानी नहीं पहुंचा पाए हैं, वो भी हमारे अपने लोग हैं। तो जो वो असंतोष है, अब जैसे एक मुद्दा आप उठा लीजिए कि हमारी सरकार ने कहा था कि साहब रोजगार के उस पर जो है हमारे वजीर आजम इनका जो है मोदी जी ने जो है चुनाव लड़ा था कि साहब हम आएंगे, रोजगार ले आएंगे। लेकिन साहब हमारे मुल्क में रूरल इंडिया के लिए, गरीबों की बात करना भी आजकल शायद कहा जाता है कि साहब आप नक्सल समर्थक हैं, रूरल इंडिया के लिए एक कानून हमारे पास था, नरेगा का कानून। आपको मालूम है कि इसी 15 दिन के बीच में उस कानून को पूरी खत्म करने की संसद के अंदर कोशिश हुई है, और जो नरेगा का जो फंड था, जिसमें हमारे गांव के किसानों को, गरीबों को, उन मजदूरों को साल में हम 100 दिन का उनको हम रोजगार मुहैया कराते हैं, उस रोजगार मुहैया कराने का जो फंड था उसको काट के 50% कर दिया गया है। जी चलिए, इस पर हम कमेंट लेंगे तिवारी जी का। तिवारी जी, क्यों ये जो आरोप लगा रहे हैं अमीर जामी? ये आरोप नहीं है, पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग है। जी देखिए, मनरेगा में बहुत से लीकेजेस थी, उसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा था। हमने जो है ओवरऑल जो सोशल इंजीनियरिंग की दिशा में जो हम बढ़ रहे हैं, इसको हम 200 पिछड़े हुए ज़िलों में ही इसको पहले पूरी तरह से फोकस करना चाहते हैं। और चलिए, मनरेगा जिले के 200 बहुत पिछड़े हुए ज़िले अगर लेवल पर आ जाएं तो उससे ज़बरदस्त परिवर्तन होगा। चलिए हम अपने और जो ये सरकार की बात कर रहे हैं, अभी मोदी सरकार को सिर्फ 6 महीने आए हैं। 60 साल तक तो हमने नेहरू गांधी वड्रा फैमिली का कुशासन सहन किया, और 6 महीने इस सरकार को देने के लिए हमारे विपक्ष तैयार नहीं है। विपक्ष कौन होता है? रोज ही किसी न किसी, साल में तो इस देश में कुछ हुआ ही नहीं है। इस देश के चांद पे हम गए ही नहीं, इसरो बना ही नहीं, जिसपे बड़े बड़े भाषण देते हुए हमारे प्रधानमंत्री घूम रहे हैं। की बात कर रहे हैं, हर साल में आप सैटेलाइट उड़ाया और जूते पहनने के लिए उनको गरीबों को नेहरू ने अगर नहीं दिया तो ये नक्सलाइट नरेगा क्यों खत्म कर रहे हैं? नरेगा खत्म नहीं किया जा रहा है, किसानों के नरेगा खत्म नहीं किया जा रहा है, ये आपकी भ्रांति है, आप बदनाम कर रहे हैं सरकार को। हाँ मनोज, होता क्या कि जो नक्सल समस्या का राजनीतिकरण क्या और बड़ी समस्या है? नहीं, बिल्कुल, मैं यूसुफ भाई आपके सवाल से पूर्णतः सहमत हूं, और मुझे लगता है कि पिछले 30-40 सालों में ये समस्या जो विकराल रूप इसका हुआ है, उसकी वजह यही है। और मैं ये मानता हूं कि किसी एक राजनीतिक दल के शासन करने वाले राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो उड़ीसा में जाएं तो वहां बिजू जनता दल की सरकार होती है, वहां इंसिडेंट होते हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस या तेलुगु देशम की होती है, वहां इंसिडेंट होते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार होती है, वहां इंसिडेंट होते हैं। अगर हम झारखंड चले जाएं तो वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं, वहां भी नक्सली हिंसा करते हैं। तो मेरा मानना है कि इन नक्सलियों का कोई वैचारिक या कोई आर्थिक सामाजिक एजेंडा नहीं लगता मुझे। हाँ, एक दौर में था, जैसा भी हमारे वामपंथी नेता कह रहे थे इस बात को,
कि गरीबी और खेती-हारी इस चीज़ों को हम देखें एजेंडे में तो एक बड़ा समस्या रही है कि लोगों को अगर काम नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है गरीबी अगर है तो हम हिंसा करेंगे, ऐसा भी नहीं है और कोई इसका समर्थन भी नहीं करना चाहता। और कुछ चीजें केंद्र के स्तर पर जो रही हैं, अगर पिछली सरकार की मैं बात करूं तो उस समय भी इस चीज को सुलझाने की कोशिश नहीं हुई। एक मंत्री कुछ कहता था, दूसरा मंत्री कुछ कहता था। जब तक हम ईमानदारी से इस समस्या का आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा साथ साथ अगर नहीं करेंगे तब तक इसी प्रकार की हिंसा होती रहेगी। क्या अब इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ सीरियस एफर्ट्स हो रहे हैं आपकी नजर में? नहीं, देखिए, जब तक राजनीतिक दल आपस में आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तब तक मुझे लगता नहीं है कि इस समस्या का समाधान हो पाएगा। कांग्रेस बीजेपी को दोष देगी, बीजेपी कांग्रेस को देगी, तीसरे मोर्चे मैं इसी चीज को बढ़ाना चाहता हूँ। जी पाल साहब, हमारी मुसीबत यह है कि जब भी कोई इस किस्म की कथा शुरू होती है, बातचीत शुरू होती है, तो पॉलिटिकल राइवलरी शुरू हो जाती है। इसमें यह नहीं है कि इसकी समस्या का हल क्या है। आपने बोला कि यह समस्या इसलिए खड़ी नहीं हुई कि यहाँ पे रोजगारी की कमी थी, बिल्कुल इस तरह से खड़ी हुई। नक्सलबारी इंसिडेंट कहाँ से हुआ? वहाँ पे मुजाहरों के खिलाफ जब गोली चलाई गई नक्सलबारी के अंदर वेस्ट बंगाल में, वहाँ से जो है 68 में मैं वहाँ था, 70 में मैं वहाँ था। मुझे मालूम है कि उस वक़्त जोतेदार और लेबरर्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिफ्ट आ रहा था, जिसकी वजह से समस्या शुरू हुई और इन बिटवीन इस समस्या का काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। मैंने आपको पहले भी किया है कि कंट्रोल करने के लिए सारी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। आप एक पहलू को लेकर हम लोग उसको बढ़ावा देते जाते हैं। किसी जगह पे अभी साल 6 महीने पहले कई की नोट एड्रेस था कि मोस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो मुझे भी बुला लिया जाए। कुछ MP थे, कुछ मिनिस्टर भी थे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था, तो मैंने अपने की नोट एड्रेस में कुछ बात कही तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का मामला खड़ा हो गया। यानी आप जो ही बात करते हैं किसी किस्म कंट्रोल करने की, या तो इनके आपस में पॉलिटिकल राइवलरी शुरू हो जाती है या कोई ह्यूमन राइट्स का मसला खड़ा कर देगा और समस्या जज की तरफ जाती है। तो ना तो मैं ये समझता हूँ साहब, इसके लिए पॉलिटिकल sustained action. First, the politically, they should all be. Second is the synchronized operation. Synchronized operation है ही नहीं, क्योंकि आप देखिए छत्तीसगढ़ उधर से रेड कॉरिडोर सारा पड़ा हुआ है, वो उधर से उधर, उधर से सिंपैथाइजर है, उधर से उधर, उधर से उधर से घूमते रहते हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके बीच तो सिंक्रोनाइजेशन की बात आप मैं वही आपसे महत्वपूर्ण है। जी नहीं, बात बढ़ेगी तो मैं आपको और बताऊंगा कि क्या ऑपरेशनल थ्रस्ट दिया जा रहा है वहाँ पे। मैंने आपको वो भी बात करूंगा। हम दुनिया की आर्मी और फोर्सेस के मामले में हम एक बड़ी ताकत है। हम जानते हैं कि अगर जिस दिन दूसरे अंदाज से हम चाहें किसी भी आंदोलन को हम जो है 2 महीने के अंदर ठीक कर देंगे, लेकिन रास्ता वो तो नहीं है। जो प्रॉब्लम है उसको डील करने की बात है। चलिए, मैं पार्टी की बात नहीं करता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूं। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, पार्टी से भी ऊपर है और हमारे प्रधानमंत्री से भी ऊपर है। हमारे देश के अंदर लैंड एक्विजिशन में जो किसानों की जमीन लेने का जो पूरा मामला है वो ये है कि ग्राम सभा उसको फाइनल करेगी कि ये जमीन जाएगी कि नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का वो जो ऑर्डर है उसको उड़ाते हुए अक्टूबर के आखिरी महीने में उस ऑर्डर को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने खत्म करके डीएम को यह अधिकार दे दिया कि अब यह डीएम तय करेगा कि कितनी जमीन किसको बांटी जाएगी। सवाल यह है कि अगर वहां के लोगों का रिहेबिलिटेशन नहीं होगा, वहां के लोग नहीं चाहते कि हम यहां पर 200 साल से रह रहे हैं, आप जल जंगल जमीन को लूटेंगे, तो बेसिकली आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। आप अदानी के लिए अरबों खरबों रुपए एलोकेट कर दीजिए, वो आप चाहते हैं हो जाएगा। रिलायंस के लिए आप एकड़ों एकड़ जमीन देना चाहते हैं, दे दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि वो जो आदिवासी हैं, क्या वो आपके भारत के लोग हैं कि नहीं है? आपकी सरकार वहां पर है। एक आंकड़ा अभी आया है कि 53% इस मुल्क की जेलों में जो कैदी हैं, 22% मुसलमान गरीब हैं, 20% उसके अंदर जो है दूसरे हैं, और एक बड़ा तबका आदिवासियों का जेल में है। क्यों है ये? और ये एक बड़ी रिपोर्ट में ये भी कहा गया, सच्चर साहब की रिपोर्ट में, कि इन लोगों को जेलों में ठूसने के पीछे एक सांप्रदायिक और एक फ्यूडल सोच हमारे पुलिस के जवानों के अंदर भी एग्जिस्ट पाई जाती है। अगर आपका कलेजा चौड़ा नहीं होगा, अगर आप दिल खोल के बात नहीं करेंगे, तो आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। अरे कलेजा चौड़ा नहीं होता तो सीपीआई सीपीएम का सफाया हो गया होता कब का इस देश से। पॉल साहब ने जो अभी बोला कि जब भी इस समस्या को प्रोफेशनल तरीके से हल करने का प्रयास किया जाता है, ये ह्यूमन राइट्स के व्यापारी खड़े हो जाते हैं और उसको पूरा उसका उद्देश्य डिफीट कर देते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण इन्होंने उसका अभी तुरंत ही प्रस्तुत कर दिया।
तो मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, जो जब एक सरकार आई है, सिंसियरली, पूरे सिंसियर इंटेंशन से प्रयास कर रही है, आप उसको कुछ समय काम तो करने क्या दीजिए। 6 महीने में आप बताएंगे कि 6 महीने में नक्सल समस्या से निपटने के लिए क्या स्टेप लिए गए? 6 महीने में गृहमंत्री ने कोई नक्सल मीटिंग समस्या बुलाई से गई क्या? निपटने के लिए उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं वो आज तक पिछली सरकारों ने पिछले 60 क्या वर्षों में भी नहीं क्या लिए हैं? मैंने आपको बताया, उनके पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मारने के लिए बुलेट्स नहीं है। नक्सलाइट्स के पास मेडिसिन खरीदने के लिए, दवाएं खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इसका मतलब है कि बाहर से उनको ये सब सप्लाई किया जाता था। पॉल साहब, क्या इसमें कुछ सच्चाई लगती और है? इस ये तरह की रिपोर्ट surrender मैं ये करता हूँ थोड़ा सा जो कोई हमारे एक discussion है, कोई एक मैंने विजिबल कहा- स्ट्रेटजी मैंने तो कहा, दिखी नहीं अभी तक। डिस्कशन को हम टेंजेंट पे ले जा रहे हैं। जहां तक मेरे भाई यहाँ से कह रहे हैं, वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात कर रहे हैं। ही इज नॉट सेइंग ह्यूमन राइट्स की, ये उसको ह्यूमन राइट्स के साथ मिक्स हो गई। ह्यूमन राइट्स है जहाँ नहीं, पे आदिवासियों का human rights है ही नहीं। के मतलब ही नहीं। तो नक्सलाइट्स का कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े हैं आदिवासी। नक्सलाइट्स का ह्यूमन राइट्स है सिर्फ, सिक्योरिटी फोर्सेस का कौन बात कर रहा है? इसलिए मैंने कहा कि उनके माओवादी नक्सलियों के हाथे सीपीआई के लोग मारे गए हैं। नहीं, मैं यही तो कह जो रहा हूँ कि गोली आपने कहा चलाते ही नहीं हैं, human जो rights की बात। गद्दारी करते हैं, उनके नहीं ह्यूमन नहीं, आप राइट्स है। तिवारी जी, आप इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं। द्रोहियों के ह्यूमन राइट्स हैं। अब देखिए, भाई उन्होंने जो सवाल उठाया उसका जवाब आपने नहीं दिया। यही मैं कह रहा हूँ। वहाँ जो तिवारी जी, भी डेवलपमेंट एक वर्क, वहाँ जो भी डेवलपमेंट वर्क सरकार करती है, नक्सलाइट उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दिस क्वेश्चन है, स्कूल ब्लास्ट करते हैं, Economic ब्रिजेस तोड़ देते हैं। Economic disparity। आप डेवलपमेंट तो आपकी पार्टी तिवारी करने जी, नहीं देती है। तिवारी जी, आप डेवलपमेंट इसकी तो करने पार्टी दीजिए पहले। पार्टी की सरकार आप तो इसकी आपकी है बात वहां कर रही है। पर, सरकार तो तिवारी आपकी जी, है वहां तिवारी पर। पीछे से सपोर्ट करते हैं। रमन सिंह जी ने कहा था कि हम जो है सरकार में आते ही रमन सिंह जी सरकार में आते ही हम नक्सलवाद का जो समस्या है खत्म कर देंगे। समस्या क्या हुआ? बहुत कमी आई है। और अभी अरे आप लोग अंबानी और अडानी के आप एजेंट हो गए हैं। बंगाल का सत्यानाश एजेंट हो गए हैं। आपकी पार्टी ने, मैं एक आपकी पार्टी ने बंगाल का तिवारी जी, सत्यानाश तिवारी जी, किया। तिवारी जी। अडानी अडानी पाल और साहब, अंबानी का नाम तिवारी जी, लीजिए। तिवारी जी, जो आपके मित्र हैं ना, आप अरे हमारे अभी मित्र रुकिए, हैं। सभी अभी हमारे अभी मित्र हैं, आप भी हमारे मित्र हैं। अभी देश के विकास तिवारी में जी, हमारे तिवारी साथ जी, रहिए, आप भी हमारे मित्र हैं। तिवारी जी, जी, एक मिनट, अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये जो बीजेपी के साथी हैं, ये हमको ये बता दें कि जमीन को पूछेंगे। एक्वायर करने का जो पूरा अधिकार पूछेंगे। था, वो क्यों छीना गया ग्राम सारा सभा से? जवाब लोकसभा अभी- में बार-बार दिया क्यों जा छीना रहा है। आपने? आप जाके लोकसभा की जी, जी, प्रोसीडिंग पढ़िए। जी। जमीन को लूट के सारा जवाब अंबानी दिया और जा रहा है। अडानी को देने के लिए अभी हम विरोध करते हैं। ठीक है, आपने विरोध किया। अभी वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और इस दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी हिंसा को लेकर रमन सिंह सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं। रमन सिंह की सरकार पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि राज्य को बने हुए 14 साल हुए हैं और इन 14 साल में 11 साल से छत्तीसगढ़ रमन सिंह के हाथों में है। लेकिन नक्सलवाद का जो बदनुमा दाग है वो आज भी छत्तीसगढ़ के माथे पर चस्पा है। नक्सलियों के नापाक इरादे, सुकमा में बरसाई अंधाधुंध गोलियां, हमले में 13 जवानों की मौत, सालों से नक्सली खेल रहे हैं खूनी खेल। आखिर क्या कर रही है रमन सिंह सरकार? लोग अभी तक 2010 में ताड़मेटला में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए 76 सीआरपीएफ जवानों का दर्द भुला भी नहीं पाए थे
कि एक बार फिर नक्सलियों ने घात लगाकर सुकमा में बड़े हमले को अंजाम दिया, जिसमें सीआरपीएफ के 13 जवान शहीद हो गए। बात महज इन 2 हमलों की नहीं है, ना जाने कितने हमलों को नक्सली अब तक अंजाम दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को बने 14 साल हो चुके हैं और तकरीबन 11 साल से राज्य की कमान रमन सिंह के हाथों में है। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आखिर कत्लेआम का सिलसिला कब तक, छत्तीसगढ़ में नक्सली संहार कब तक, सुरक्षा कर्मियों के खून की होली कब तक बारूदी हमले, बंदूक की गोलियां कब तक, सरकारी मातमों का दौर कब तक, मुआवजों का सिलसिला कब तक और सियासी वायदे कब तक सही जाएगी रमन सरकार की नाकामी और कब तक नक्सली आतंक, और ये नक्सली आतंक आखिर कब तक? ये वो सवाल हैं जो शहीदों के पीड़ित परिवार पूछ रहे हैं, और पूछ रहे हैं वो लोग जो आए दिन नक्सलियों के निशाने पर होते हैं। नक्सली आए दिन किसी ना किसी को अपना शिकार बनाते हैं और सरकार बातें तो बड़ी बड़ी करती है, मगर नक्सली समस्या का समाधान नहीं नजर आता, जो नासूर बन चुकी है और रह रहकर लोगों को तड़पा रही है। आखिर क्यों रमन सिंह की सरकार अब तक नक्सलियों के नापाक इरादे नाकामयाब नहीं कर पाई? क्यों समस्या का समाधान नहीं निकल पाया? आखिर क्यों? आखिर क्या करेंगे लोग ऐसी नाकामयाब सरकार का जो उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकती? इस हिसाब से तो रमन सिंह को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वाकई में सरकार नक्सलियों से राज्य को बचाना चाहती है तो कुछ ऐसे रास्ते निकालने होंगे जो नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दें। विपनेश माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो नक्सलवाद की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कुछ ठोस और कारगर उपाय ढूंढने होंगे, ऐसा मानना है सभी का। तिवारी जी, लगातार 11 साल से वहाँ रमन सिंह मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, और ये कह दे रहा कि साहब कमी आई है, उसका कोई डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये भी है कि पिछले 6 महीने में जब से केंद्र में सरकार बनी है तब से कोई नक्सलवाद को लेकर स्पेशली कोई बैठक, कोई मीटिंग या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है इस समस्या से निपटने के लिए। नहीं, हमारे गृह मंत्री ने कहा कि हम इससे कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, इन्हें सरेंडर करना होगा। सरकार ने भी कहा, और जब ये सरेंडर करेंगे तो उन्होंने 5 लाख का कितने का कुछ पैकेज भी उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। देखिए, मेन बात ये है, ये समस्या ऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है और इसे राज्य सरकार अकेले नहीं हल कर सकती। इसके लिए केंद्र का ठोस अकेले हल नहीं कर रही, तो केंद्र से जो कंबाइंड एक फोर्स बनी हुई है, बाकायदा वो लगे हुए हैं वहाँ पर। केंद्र से उनको ठोस सहायता अति आवश्यक है, और केंद्र से जो एक तरह से रियलिस्टिक सपोर्ट है वो तो अब जाकर के मिलना प्रारंभ हुआ है। इसके पहले इतना सपोर्ट उनको नहीं मिलता था। तो क्यों मनोज, क्या ऐसा है कि पहले सपोर्ट नहीं मिलता था छत्तीसगढ़ को? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि पहले नहीं मिलता था। कई बार रमन सिंह जी ने मुझसे ही बातचीत में ये बात कही, जब भी मैंने पूछा तो सपोर्ट मिलता, और मुझे लगता है कि इस प्रकार की बात कहनी भी नहीं चाहिए ऐसे मंचों पर से कि सपोर्ट के। वही मैं कह रहा हूं कि अगर हम राजनीतिक स्तर पर इस आरोप प्रत्यारोप पढ़ेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। अब 6 महीने में ऐसा नहीं कि आज मिलने लगी, पहले नहीं मिल रही थी, पहले भी मिल रही थी। सीआरपीएफ की बटालियन वहां पहले भी भेजी जा रही थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक चश्मे से इसको मत देखिए इस समस्या को, इससे सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। और जब केंद्र सरकार में मोदी सरकार है, हमें उन्हें भी थोड़ा समय देना चाहिए कि समस्या का समाधान वो कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन ये समस्या राष्ट्रीय समस्या है और इस पे मिलकर सबको लड़ना पड़ेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ की जहां तक बात हो रही है, क्यों नहीं हो पा रहा, इसमें 2 एक चीजें, जैसे भाई हमारे सीपीआई के नेता ने कहा, कुछ चीजें आर्थिक सामाजिक स्तर पर जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें भौगोलिक भी हैं। मसलन वहां पर अबुझमाड़ करके एक जगह है,
जहां पर आज तक हमारी जो जवान है वो घुस नहीं पाए नहीं अंदर, पाते। उसकी ये लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। इंटेलिजेंस फेलियर इतना जबरदस्त है, कुछ पूछिए नहीं। मुझे ताज्जुब होता है, आज राजनाथ सिंह जी का जो संसद में वक्तव्य है उसमें एक जगह एक बात कही गई है कि इसी 21 नवंबर को एक मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए, लेकिन ना तो गृह मंत्रालय कंफर्म कर पा रहा मारे गए, ना सीआरपीएफ कह रही है मारे गए, ना राज्य सरकार कह रही है मारे गए। तो हम कह रहे हैं मारे गए, लेकिन कोई कंफर्म नहीं कर रहा है। इससे बड़ा कि नक्सली मारे गए और इसकी सूचना भी सरकारों को नहीं है, लेकिन हम दावा कर रहे हैं मारे गए। तो ये इंटेलिजेंस जो फेलियर है हमारा हर स्तर पे, ये सबसे बड़ी समस्या मुझे इसका लगता है। साहब, ये इंटेलिजेंस फेलियर की क्या वजह हो सकती है? एक बात मुझे कह देना दीजिए, ये कह देना कि 12 मारे गए हैं, ये देखिए हौसला अफजाई की बात है फोर्सेस के लिए। ऐसा कह देना मरे हैं या नक्सलाइट ने नहीं, इसके ऊपर बहुत शक की गुंजाइश है, क्योंकि हमेशा हौसला अफजाई का जब हमने टेररिज्म को कंट्रोल किया तो हमारे 10 आदमी मर गए, हमने भी उनके 15 जख्मी कर दिए, लेकिन वो जख्मी हालत में उठा के ले गए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेहुदा किस्म की बातें हैं, इसमें ये नहीं है कि मारे गए। दूसरी बात, इंटेलिजेंस कहाँ से आनी है, यही बात मैं आपको बता रहा। इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ लोकल इंटेलिजेंस। लोकल इंटेलिजेंस लैक करती है। हमने रिलीजियस टेररिज्म आज तक उसको पंजाब डॉक्ट्रिन बनाकर लोगों ने उसको छपाया है अमेरिका में। उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह हुई कि हमने लोकल इंटेलिजेंस कैसे गेन की। वो एक तरह से आइसोलेट किया जाता है, टेररिस्ट को लोकल लेवल से आइसोलेट किया जाए। लोकल लेवल के आदमियों को फेथ आना चाहिए पुलिस के ऊपर, उसकी क्रेडिबिलिटी बुलेटिन, तब जाके लोकल इंटेलिजेंस आपको मिली है। हमने लोकल इंटेलिजेंस क्या कोशिश की, वहाँ में हमने सलवा झदम के लगा के ह्यूमन शील्ड बना के आगे आगे वो पीछे पीछे दस्ते जा रहे हैं और फायर करेंगे नेक्स्ट तो उन्हीं के ऊपर करेंगे, तो लोकल इंटेलिजेंस और एलिनेट हो गई। क्योंकि वो सलवा जुदम क्या है, सलवा जुदम तो उनके नेक्सलाइट के उनके आदमी हैं, उनको मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहने का सिर्फ ये भाव है कि दो चीज़ें इसमें बहुत ही लैकिंग है। मैंने पिछले दिनों में इससे पहले भी होम मिनिस्ट्री में जाकर बताया था। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशन नहीं है जी। सेकंड है लोकल इंटेलिजेंस जो एलियनेट करना चाहिए आपको, ये टेररिस्ट एलियनेट हो जाए लोकल, तो उसके अंदर जो ये मेरे भाई कह रहे हैं आपको मदद करनी होगी दूसरे लोगों की। और एक बात और, पंजाब के टेररिज्म के अंदर सबसे ज्यादा मदद मुझे सीपीएम से मिली। जितने सीपीएम के सेल थे मेरे साथ जाकर वेपन लेकर वहां लड़ते रहे, उनकी बहुत मौतें हुई हैं। हमारी तो पूरी पंजाब की लीडरशिप खत्म हो गई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बात आपस में ऐसे करने से कम, आपको तीन चीजों का ख्याल रखिए। सबसे पहले है कि आपको इसको क्लिनिकल तौर पर सोचना चाहिए। ये जैसे मेरे भाई ने आपस में लड़ाते हैं उससे कुछ नहीं बनेगा। सेकंड पार्ट है लोकल इंटेलिजेंस को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। एक स्टेज आई जब हमें लोकल इंटेलिजेंस 4 बजते थे, मुझे खबर मिल जाती अमृतसर में कि आज यहाँ बैठे हुए हैं। लोकल इंटेलिजेंस को क्रिएट करना। तीसरी बात सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि लोकल इंटेलिजेंस क्रिएट करने के लिए आपको इनको आइसोलेट कैसे करेंगे। साइमल्टेनियस आइसोलेशन भी होना चाहिए। दैट इज इफ यू गेट होल्ड ऑफ ए terrorist, get hold of a nexlite, it should be as quickly as possible and as long as possible उनको एलियनेट कर देना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, पर उनको बिल्कुल एलियनेट उस एरिया से करना चाहिए। तिवारी जी, तो क्या उम्मीद की जाए कि अब आगे जो केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, वहाँ भी सरकार बीजेपी की है, तो बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा? उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास रखिए। मुझे जो जैसा लगता है धीरे धीरे हम सही दिशा में हैं और इस पे जबरदस्त डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। चलिए तिवारी जी, आपका इस चर्चा में ब्रेक के बाद मेरा एक छोटा सा सवाल है जो मैं चाहता हूं कि तिवारी जी पूरे देश को संक्षेप में पूछिए। बहुत अच्छा संक्षेप में है। तिवारी जी को बताना होगा आज पूरे मुल्क को कि जो जमीन का जो पूरा मालिकाना हक जो कि लैंड एक्विजिशन के तहत ग्राम सभा को पावर था, क्या ये इनकी पार्टी वो पावर छीन रही है या नहीं? इसका उत्तर पार्लियामेंट में बार बार दिया जा रहा है, दिया गया है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, यहाँ हम इकट्ठे हुए नक्सल के ऊपर बात करने के लिए और अब क्योंकि वो लैंड एक्विजिशन ये पूरा जो सोल्यूशन पैकेज है वो सारा उसका एक पार्ट है और इस पे ऑलरेडी संसद में बहस हो रही है। क्या कहा है आपकी पार्टी ने? क्या कहा है? आपकी पार्टी के सदस्य जो है उस पे ऑलरेडी काफी कुछ बोल रहे हैं और उसका उनको प्रॉपर समुचित उत्तर भी दिया जा रहा है। आप वो प्रोसीडिंग पढ़ लीजिए, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए ठीक, तिवारी जी आपका इस चर्चा में निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। चर्चा में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और कहीं मत जाइएगा।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर नक्सली हिंसा कब तक होगी। और ब्रेक पर जाने से पहले कई चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखते हैं कि बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल इस पूरी समस्या के बारे में, नक्सल समस्या के बारे में क्या कहते हैं। हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने उनसे बात की। का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जगदम्बिका पाल हैं। सर, कहाँ नक्सलवाद को लेकर निपटने में कहाँ कमी है, जिस तरह से उनके हौसले जो हैं वो लगातार उनके बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल हौसले नहीं बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में जिस तरह से रमन सिंह की सरकार लगातार वहाँ के नक्सल समस्या को कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे कोई लौ जलती हो और बुझने के समय बहुत तेज़ एक बार भपकती हो, उस तरह से एक रिटेलिएशन है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उस छत्तीसगढ़ से भी आने वाले दिनों में आतंकवाद की कार्रवाई बिल्कुल समाप्त होगी। आज गृह मंत्री ने भी लोकसभा में, सदन में साफ कहा कि जब तक हम आतंकवाद को समाप्त नहीं कर लेंगे तब तक न सुकमा से न छत्तीसगढ़ की धरती से हमारा ऑपरेशन बंद नहीं होगा। एक तरफ ये घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे हौसले बुलंद हैं। हमारे पुलिस के मनोबल, पैरामिलिट्री के बहुत हैं और हम इसमें निश्चित तौर से इतनी कार्रवाई करेंगे कि जब तक कि नेस्तनाबूद न हो जाए। सर, विपक्ष भी कहीं ना कहीं हमला बोल रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार ही जो है वो इस मुद्दे पे कमज़ोर पड़ रही है और खास करके रमन सिंह पर भी जो है निशाना साधा जा रहा है। कहाँ कुछ कमियां हैं? नहीं, तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की घटना अगर आज जो विपक्ष है कल केंद्र में थी और उन्हीं की पार्टी के नेताओं के साथ घटित हुई थी, तो ये तो निश्चित तौर से माओवाद को या इस तरह की नक्सल घटनाओं को लेकर के कोई राजनीति की बात तो करनी नहीं चाहिए। ये घटना तो पहली बार हुई नहीं। रमन सिंह ने तो आज उस अपने छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी कार्रवाई की है और पिछले 2 वर्षों से लगातार अभियान चल रहा है। जब उस समय जब घटना हुई थी जिसमें कांग्रेस के नेता लोगों की हत्या नक्सलवाद ने की थी, तो उस समय भी हम लोग सब लोग सरकार के साथ थे कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज तो उस प्रतिबद्धता को दोहराई है गृह मंत्री ने कि हम इस माओवाद को समूल नष्ट करके रहेंगे। जगदम्बिका पाल का कहना है कि इस चुनौती से सरकार कड़े तरीके से निपटेगी। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ संदीप शर्मा, चैनल 1 न्यूज़। ये थे बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जो बचाव कर रहे थे अपने सरकार, दोनों सरकारों का, केंद्र और राज्य सरकारों का। ये देखते हैं जेडीयू सांसद अली अनवर का इस मामले में नक्सल समस्या को लेकर क्या कहना है। हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने उनसे भी बात की। मोदी सरकार के सामने भी नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू सांसद अली अनवर साहब। सर, वक्तव्य दिया है राजनाथ ने पार्लियामेंट में, संसद में, कितना संतुष्ट हैं उनके इस वक्तव्य से कि नक्सलवाद से सरकार कड़ी तरीके से जो है वो निपटेगी? देखिए, नक्सलवाद सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, वो सामाजिक समस्या भी है, राजनीतिक भी है और कानून व्यवस्था की भी है। तो नक्सलवाद किन स्थितियों में पनपता है, क्यों लोग नक्सली होते हैं, इन सब चीज़ों को भी देखना होगा। हम लोगों ने बिहार में इसको किया हुआ है, वरना नक्सलवाद एक तरह से समझिए कि सबसे ज़्यादा ग्रसित था हमारा बिहार। लेकिन उस तरह से हम लोगों ने उसको किया कि जब तक से सड़क भी बनाएंगे, रोजगार की भी व्यवस्था करेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ नीचे तक भी पहुँचे, उनको भी लगे कि ये देश हमारा है, वो मुखिया भी बने, सरपंच भी बने, जिला परिषद भी बने, ये सब चीज़ भी हुआ। इस तरह से हम लोगों ने ये किया। तो न्याय के साथ जब विकास होगा तब जाके नक्सलिज्म पर काबू किया जा सकता है और सिर्फ लाठी गोली से उनको नहीं दबाया जा सकता है। ये इसको समझना चाहिए सरकार को। तो क्या लगता है कि सर मोदी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं नक्सलवाद से निपटने में नाकाम साबित हो रही है? देखिए, मोदी सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, जंगल, जल और ज़मीन, ये सारे पर वो चाहती है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो सरमाएदार हैं, उनका कब्जा हो, इनकी नीति है। कांग्रेस की भी नीति थी, लेकिन थोड़ा शर्म हया होता था उनको, थोड़ी हिचकिचाहट रहती थी
इनको कोई हिचकिचाहट नहीं है, सरपट भागना चाहते हैं उनके पक्ष में, अमीरों के पक्ष में। तो ये नीतियां तो ऐसी हैं कि जो नक्सलवाद को और खुराक देती हैं। तो अली अनवर साहब का कहना है कि कहीं ना कहीं इस समस्या से निपटने में मोदी सरकार के इलाज में ही कमी है। नक्सल क्यों पैदा होता है, नक्सलवाद की वजह क्या है, इस जड़ में जाने की कोशिश की बजाय वो जिन हथियार से जिस तरह से उस समस्या को निपटाने की या उसका निदान खोज रही है, उस तरह से ये समस्या और ज़्यादा विकराल रूप लेगी। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ संदीप शर्मा, चैनल 1 न्यूज़। तो थे अली अनवर, जिनका कहना है कि साहब सरकार सीरियस नहीं है समस्या से निपटने के लिए। पाल साहब, आपके पास फिर आना चाहेंगे हम। तो ये सरकारें इतनी अहम समस्या को लेकर के बार बार बात यही आती है कि मामला पॉलिटिक्स में उलझ जाता है और सीरियसनेस कब आएगी? ये जब लाल गलियारा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जमीन हाथ से निकल जाएंगी सारी। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि किसी हालत में हमको बिल्कुल एब्सोल्युटली डिटैच होकर, पोलिटिकल पॉलिटिक्स से परे होकर, प्रेशर पॉलिटिक्स से परे होकर इन चीज़ों को सोचना चाहिए। इससे हटकर आपने इतनी बातें कही, हम तो वहाँ थे, अमृतसर बॉर्डर पे था मैं, एज ए IG बॉर्डर है। हमने सिविक एक्शन किया बॉर्डर में। बॉर्डर जो लोग थे वो पॉवर्टी स्टिकर थे बहुत ज़्यादा, पंजाब बॉर्डर के। उनसे मैंने एक दफ़ा पूछा, तुम क्या कहते हैं कि क्यों ना करें टेररिज्म? कहता है कि मुझे मरना तो है ही, वहाँ से लेकर स्मगलिंग करेंगे तो हमने AK-47 की एक गोली खा के BS से मरना, क्यों ना टेरर। हमने देखा कि वहाँ पे यूथ जो है उनको किस तरह डेवलपमेंट करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे स्कीमें निकाल कर ग्रेजुअली यूथ को उनको टेररिस्ट से एलियनेट किया जाना है। फर्स्ट पॉइंट ये होता है। ये करने के लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए जी। पॉलिटिकल विल है नहीं कि जब भी कोई आता है वैक्सीनेशन, एक साइड फिर दूसरी साइड, दूसरी साइड फिर तीसरी साइड। तो ये दोनों चीज़ें, ये 2 pronged थिंग। साइमल्टेनियसली आपको उनको विन भी करना है और साइमल्टेनियसली जो एक्चुअली टेररिस्ट है उनको खास तौर पर सख्ती से कंट्रोल भी करना है जी। जब तक ये 2 pronged अटैक नहीं होगा आप करेंगे, टेररिस्ट बनते जाएंगे। मनोज, ये पॉलिटिकल विल की बात कही पॉल साहब ने और बात सही है। इतने दिन से आप देख रहे हैं सरकारों को बदलते हुए, आपने देखा पहले वहाँ कांग्रेस की सरकार भी रही है, अब लगातार BJP की सरकार है पिछले 11 साल से, अब केंद्र में भी BJP की सरकार आ गई है। तो ये विल कहाँ से आएगी? देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की तो बात होती है ऐसी समस्याओं में निदान के लिए। पंजाब में राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, उस पर हम बहस कर सकते हैं कि वो तरीका ठीक था नहीं था, वो अलग विषय है, वो लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन्होंने इमीडिएटली विल जो है अपने आप को पॉलिटिकल पावर को ऊपर लेकर उनका ये आप कंट्रोल करें। यही मैं कह रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप पॉलिटिकल हम पे इतनी ज्यादा वैक्सीनेशन है, आपके सामने बहस हो रही है, एक आदमी कुछ कह रहा है, दूसरा जो पॉलिटिकल विल कहाँ से क्रिएट होनी है? वहाँ पे वो छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, रमन सिंह साहब वो तो कहेंगे जी मैं इस पार्टी को बिलोंग करूँ, हमने सब कुछ कर दिया है। कांग्रेस पहले रही है दिन, उनसे नहीं कंट्रोल हो, वो कहते अब इन्हीं से कंट्रोल नहीं हो रहा। यानी डिटैच्ड नहीं, वही ऑब्जेक्टिव आउटलुक है नहीं। मैं वही चीज कह रहा हूं, जब तक हमारा समस्या के प्रति, निदान के प्रति स्पष्ट विजन नहीं होगा कि हमें करना क्या है। मैं पिछली सरकार की बात इसलिए यूसुफ भाई कर रहा हूं कि उस सरकार में इस नक्सलवाद के मुद्दे पे 3 लोग थे। वो चिदम्बरम साहब कहते थे, ग्रीन हैंड की बात करते थे, जयराम रमेश उसके खिलाफ बोलते थे, और दिग्विजय सिंह इन दोनों के ऊपर बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहे थे अखबारों में। मैं इसके ऊपर साथ ऐड करना चाहता हूँ जी। चिदम्बरम साहब ने कहा नक्सलेट कंट्रोल करने के लिए मैं 2 चीजें चाहता हूँ। एक तो उन्होंने कहा नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी विच इज ओनली रिएक्टिव नॉट प्रोएक्टिव। रिएक्टिव है कि जब पकड़ा जाए तो उसकी इंटेरोगेशन। फर्स्ट वाज काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाने की बात की। तो जब काउंटर टेररिज्म सेंटर, पूरी स्ट्रेटजी, ढांचा, कौन यहाँ करेगा, कैसे ये जाएंगे, जब तैयार होकर पार्लियामेंट पेश हुआ तो ज्यादातर स्टेट ने कहा कि हम नहीं इसमें मानते, पास ही नहीं होना दिया। उन्होंने कहा जी स्टेट का सब्जेक्ट है पुलिस, आपका इसमें टांग अड़ा रहे हैं, दिस वाज फेलियर। तो जब तक पॉलिटिकल विल सब इकट्ठी नहीं होती, ये चीजें कंट्रोल में नहीं आती। तो राष्ट्रीय एजेंसी तो बनी, लेकिन क्या वो ये काम कर रहे हैं जिसका आपके लिए बनाई गई थी? देखिए मैं अर्ज ये करता हूँ कि इनको रियलाइजेशन हो जाती है, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा बिलीव है। जब तक इनको रियलाइजेशन होती है उतने तक डैमेज हो चुका होता है। डैमेज ये देखिए, ये नक्सल ऑपरेशन आज की खड़ी नहीं हुई। 60s में 67-68 में नक्सलबाड़ी में हुआ, उसके बाद ग्रेजुअली ये गया तामिल, इधर अपना आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से इसका इधर पड़ता, कुछ देर के लिए उनमें ठहराव आ गया, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन फिर इस एरिया में जैसे इन्होंने कहा ख़ास तौर पर उनको एक्सप्लॉइट करने का मौका मिला। जो इंडोक्ट्रिनेटेड लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करना, क्योंकि वहाँ पे है पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है,
ट्राइबल बेचारा सारा दिन कमाई नहीं कर सकता, वो कहता है बेटर है इनके साथ जाके 1000 रुपये तनख्वाह तो मिलेगी महीने के अंदर। तो ये है कि आप पहले से उस मटेरियल को जो बारूद है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए, किस तरह करना चाहिए, इकोनॉमिक अपलिफ्ट क्या देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सेकेंडली ये है, जब आपने उनको दे दिया तो मैं ये समझता हूँ कि जो इंडोक्ट्रिनेटेड टाइप है, जिनका मुद्दा ही ये है कि टेररिज्म को क्रिएट किया जाए, हफड़ा दफड़ी लाई जाए, उनको बड़ा सख्ती से कंट्रोल होना पड़ेगा। जब तक ये चीज़ें दोनों इकट्ठी नहीं जाती तब तक किसी भी टेररिज्म को कंट्रोल करना किसी भी देश में मुश्किल है। अमित, क्या तस्वीर देखते हैं आगे फ्यूचर के, क्या रोड मैप हो सकता है? देखिए, पूरे देश का एक विश्वास जगा था मोदी जी के जो दावे थे कि अभी भी जाहिर सी बात उनको देखना चाहिए। मैंने कहा कि उन्होंने कहा था कि साहब हम आएंगे और बहुत रोज़गार ले आएंगे लोगों के, देश के लोगों के लिए। मुझे चुनाव में याद है कि जब वो छत्तीसगढ़ गए थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नक्सलवाद तो हर कोई चाहता है कि ख़त्म हो। उन्होंने कहा कि जो उसकी जड़ों में जो समस्याएं हैं हम उसके लिए लड़ेंगे और साहब हम आदिवासियों के हितों की रक्षा करेंगे। तो लेकिन जो कुछ उनको करना था, मुझे लगता है या तो उन्होंने आदिवासियों के बारे में जिनसे वोट लिए थे उनके बारे में अभी तक सोचा नहीं है, या हो सकता है शायद जल्दी उनका कोई सोल्यूशन की वो बात करें। देखा जाए तो ये जो सबसे बड़ी समस्या जो जंगल ज़मीन के लूट की जो समस्या है उसमें और इजाफा हो गया है, उस समस्या में इजाफा हो गया है। क्योंकि पहले मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे ऊपर है, हमारे वज़ीर आज़म से भी ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के उस पूरे अहकाम का, उस पूरे आइन का धज्जियाँ उड़ाते हुए मोदी जी की जो सरकार है उसके मंत्रालय ने उसको स्क्रैप कर दिया है। और अब ये पूरा ऑर्डर वो जो है जो इख्तियार है ये तो आपने वो डीएम के पास। ये तो आपने बात, मेरा ये कहना है कि जो इस तरह की समस्याएं हैं, जो घटनाएं, इंसर्जेंसी का जो पूरा माहौल है तो वो बढ़ेंगी। तो अगर इस तरह की पॉलिसी बनी, इसका मतलब तो ये कि जो लाल गलियारा है वो और बढ़ेगा उसका। मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो लाल गलियारा है, हमारे बीजेपी के साथी थे वो कह रहे हैं कि साहब हमने इतना टाइट कर दिया कि साहब उनके पास गोली नहीं है हमला करने के लिए। मैंने कहा कि देखिए सर, पैसा नहीं है, आप दबा के उसको रोक सकते हैं लेकिन आप उसका सोल्यूशन निकाल नहीं सकते। सोल्यूशन देखने के लिए मानिक सरकार की सरकार है, त्रिपुरा में लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, वो हमारे जो है चीफ मिनिस्टर भी हैं। आप एक वाकया उल्फा सुल्फा की इंसर्जेंसी का बता दीजिए, जो समस्याएं हमारे लेफ्ट फ्रंट के आने के पहले थी वहां पर, हमने उसको जमीन के मुद्दे को, जंगल के मुद्दे को, आज इसी कैबिनेट ने, इसी भारत की सरकार ने कहा है कि नारेगा का नंबर 1% का जो नंबर 1 जो स्टेट है जिसने इम्प्लीमेंट किया है वो है त्रिपुरा की सरकार। तो सवाल ये है कि आपके देश में गरीब से गरीब, जिसको अपने प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं पता है, जो महुआ बिन के 15 किलोमीटर जाके बेच के चावल खरीद कर लेकर आता है, आप उसके लिए दिल्ली में बैठ के क्या सोच रहे हैं? किसी भी तरह का एक्सट्रीमिज्म, किसी भी तरह की हिंसा हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन हिंसा के बाद हिंसा वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत क्या नाम मनोज, मैं आपसे आखिरी टिप्पणी लेना चाहूँगा छोटी सी, कि क्या लगता है कि नई सरकार जो बात बार बार अमित ने भी कही कि साहब मोदी जी ने वादे किए थे, दावे किए थे, तो क्या उन वादों और दावों पर अब खरा उतरने का वक्त नहीं आया है? 6 महीने हो चुके हैं, ठीक है, 6, अब कितना वक्त और चाहिए भाई? बिल्कुल, जैसे हमारे सीपीआई नेता कह रहे हैं, भूमि बिल जो संबंधी मामला है, देखिए मुझे लगता है कि भी संसद में उस पर चर्चा चल रही है। और मुझे याद है जब ये बिल पिछली सरकार के समय आया था तब भी उस समय लेफ्ट के लोगों ने इसका विरोध किया था, कुछ संशोधनों के साथ किया था, और कई बार वो उठ के सदन से वॉकआउट करके भी गए थे। लेफ्ट की अपने एक विचार हो सकती है, अपनी सोच हो सकती है, उनका जल जंगल मजदूर किसान के बारे में अपना एक दृष्टिकोण है, और वो दृष्टिकोण कोई गलत भी नहीं है। गरीबी की बात हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी सरकार को भी इन सब समस्याओं का पता है। अगर वो नहीं करेंगे तो जनता ने जैसे यूपीए सरकार को उखाड़ फेंका, वैसी जनता इनको भी उखाड़। चलिए, जनता उखाड़ फेंकेगी। पॉल साहब से चलते चलते एक कमेंट ले लेते हैं कि क्या पंजाब में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, क्या वो उसी तरह का एक्सपेरिमेंट वहाँ करने की जरूरत है छत्तीसगढ़ में? मैं समझता हूँ ये जो कैंसर है काफ़ी बढ़ चुका है, और अभी इनको एक थिंक टैंक, बहुत ही थिंक टैंक, मतलब ये नहीं सोचते ही रहते हैं, थिंक टैंक, ऑपरेशनल थिंक टैंक बनाना है, और साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट का। जैसे हमने वहाँ पे कहा कि हमने दोनों वेरिएबल को लेकर बॉर्डर यूथ के लिए स्कीम तैयार की, बॉर्डर यूथ को हमने सदा टेरेस, तो वहाँ पे 2 किस्म के आदमी जाने चाहिए, और वो भी ये नहीं कि सोचते रहे 6 महीने में कमेटी बनेगी, विद इन 1 मंथ इनको समझे कि ऑपरेशनल ये होना चाहिए और इकोनॉमिकली तेजी के साथ काम होना चाहिए, तब जाके ये हो सके। हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए।
तो जब से इस राज्य का गठन हुआ है तब से ये सवाल भी उठ खड़े हुए हैं कि आखिर नक्सली समस्या का समाधान कैसे होगा। बहरहाल अब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि नक्सल समस्या से दोनों सरकारें बेहतर तालमेल बनाकर निपटेंगी। तो आज न्यूजीलैंड में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे और कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।